देखो सब बच्चों, आप लोगों को भाई धन्यवाद। फिर से अपनी कक्षा में सबका स्वागत करता हूं और आप लोग हमसे जुड़े इसके लिए भी भाई धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग अच्छा सीख रहे हैं और मुझको सिखाने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि रोज़ एक क्लास जाती है फिजिक्स की और आप लोग उसको अच्छे से देखते हैं, लिख के लाते, पढ़ते हैं आराम से, सब बढ़िया हो रहा है। तो आज हम लोग सीखेंगे उसी क्रम में एक पाठ, 5वां पाठ है जिसका नाम है वैद्युत धारा पाठ है। इसमें क्या सीखना हमको है कि एक अध्याय निपट चुका, अपना एक अध्याय हो चुका है, दूसरा अध्याय का पहला पाठ है वैद्युत धारा। अब तक हम लोग सीख रहे थे धारा जो चल रही थी वो किसी न किसी प्रकार से चल रही थी, द्रवों से, माध्यमों से दिखा रहे थे। अब आपको एक अलग प्रकार का चैप्टर सीखना है जो विद्युत धारा हमारे चैप्टर का नाम है। बच्चों विद्युत और वैद्युत से ना कंफ्यूज हुई, एक ही बात होती है। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत धारा। हमने आपसे कहा था कि 1 नंबर से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक आपके छोटे बड़े समस्त प्रश्नों को हल करा दिया करूँगा। आज आप लोग जैसे परीक्षाओं में अब जब से पैटर्न चेंज हुआ है, 60 क्वेश्चन पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछते हैं, बहुविकल्पी पूछते हैं, तो आप लोगों को बहुविकल्पी से लेकर अतिलघुत्तरी और बड़े क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हम लिख देते हैं, आप लोग इनको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको एक एक करके सब परिभाषाएं समझाते चलेंगे और मैंने कहा था बीच में सवाल भी आपको सिखाता चलूँगा। पहली हेडिंग है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन होता क्या है? पहले जानो वैद्युत धारा है क्या। वैद्युत धारा जानना है भाई। वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत में बहेगा क्या? आवेशों का बहना विद्युत धारा कहलाता है। कह सकते हैं आवेशों का गति करना, आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाएगा? वैद्युत धारा कहलाएगा। भाई एक स्थान से धारा दूसरे स्थान तक पहुंचेगी, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा, इस क्रिया को क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। आवेशों का चलना वैद्युत धारा कहलाती है। तो हमारा चैप्टर हो गया भाई, वैद्युत धारा हो गया। वैद्युत चालन क्या होता है? आवेशों का चलना कहलाता है वैद्युत चालन। आवेशों का चलना वैद्युत चालन कहलाता है। आवेश एक तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करेंगे तो इस क्रिया को वैद्युत चालन कहेंगे। और प्रवाह को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह को वैद्युत धारा कहा जाएगा और चलने की क्रिया को वैद्युत चालन कहा जाएगा। ये 2 प्रकार से चल सकते हैं भाई। एक तो आप किस चालन की कई विधियाँ होती हैं। एक तो भाई सोचो कि भाई हम लोग छोटे छोटे थे, देखा करते थे लोहे का एक टुकड़ा यदि आग में गर्म करते हो तो पूरा लोहे का खंड गर्म हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि उसके अंदर अंदर कण चल रहे हैं। ये हमको दिख रहा है, महसूस हो रहा है कि भाई पूरा लोहा गर्म हो गया। इससे सिद्ध होता है कि उसके अंदर अंदर मॉलिक्यूल स्वयं चल रहे हैं। ये होता है चालन। खैर, वैद्युत धारा क्या है? आवेशों की गति या आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। अब वैद्युत चालन क्या है? आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना वैद्युत चालन कहलाता है। आप लोग दो परिभाषाएं सीख चुके हैं, आसानी से लिख लेंगे। अगला है 1 एम्पीयर क्या होता है? अक्सर पूछते हैं, परिभाषा पूछते थे 1 एम्पीयर। पहली बात, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और 1 एम्पीयर की परिभाषा पूछ देते हैं तो क्या होती? किसी चालक से प्रति सेकेंड गुजरने वाला आवेश। एक चालक से एक सेकेंड में, एक चालक से एक ही सेकेंड में गुजरने वाला आवेश यदि एक कूलाम हो तो धारा 1 एम्पीयर कहलाएगी। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक से प्रवाहित या बहने वाली धारा, बहने वाला आवेश 1 कूलाम हो तो क्या कहलाएगी? धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पीयर कहलाएगी। भाई धारा को दिशा की आवश्यकता नहीं हो रही है तो राशि कैसी होगी? एम्पीयर कैसी राशि है? अदिश राशि। धारा राशि कैसी है? अदिश है। सूत्र होता I = Q/T। लिखा तो आपने है, किसी चालक से प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में गुजरने वाला आवेश, आवेश को Q कहते हैं। आवेश यदि 1 कूलाम होता है तो धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पीयर कहलाती है। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा। अब इस टाइप का सवाल भी आता है, जैसे यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं। सवाल आता है कि एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, या इस टाइप के सवाल कई प्रकार से आते हैं। उसमें धारा पूछ देते हैं, आवेश दे देते हैं, समय दे देते हैं। देखो सवालों में क्या होता है कि 3 चीज़ें, सवाल में 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, तो आपसे 1 या 2 चीज़ें ही पूछवाएंगे।
बाकी चीज़ें वो दे देंगे। जैसे एक तार में धारा ज्ञात कीजिए, या कह दिया आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात कीजिए यदि धारा 0.5 एम्पीयर की 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। अब सवाल में कहा कि यदि धारा 0.5 एम्पीयर की 30 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो आवेश ज्ञात कीजिए। तो भाई धारा को हम I से लिखते हैं, I बराबर दे दिया है 0.5 एम्पीयर, बड़ा आसानी से लिख लेते हैं। और 30 सेकेंड तक, T का मान हो गया 30 सेकेंड। तो आवेश ज्ञात करना है Q बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो आपने सूत्र देखा I बराबर Q अपान T, तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हो Q बराबर IT। नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो आ जाएगा Q बराबर IT। I का मान है 0.5 और T का मान है 30। चाहे हटा दीजिए पॉइंट, यहाँ से हटाओ पॉइंट 10 हो जाएगा, 10 तियाँ 30, 3 पचे 15, Q का मान आ गया 15। और मात्रक होता है कूलम, तो 15 कूलम आराम से इसका आंसर आ जाता है। ऐसे भी सवाल लगा सकते हो। ये सवाल में कुछ और कह दें आवेश दे दें और आपसे धारा पूछें, समय दे दें, तो 3 चीज़ें हैं सवाल में, तो 2 दे देंगे, वो 1 निकलवाएंगे, तो आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आवेश निकालने कहा जाए आवेश निकाल दीजिए, धारा निकालने कहा जाए तो धारा निकाल दीजिए। तो अब आगे देखो आप लोग, ये आप लोग सीख गए हो। अच्छा, धारा घनत्व क्या होता है, इसे आप ध्यान से देखो। धारा घनत्व क्या होता है, इसे धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं। किस अक्षर से दर्शाते हैं? J से। धारा घनत्व J होता है। परिभाषा बहुत आसान है, किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। भाई जो कहे किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल माने A, क्षेत्रफल से अभिलंब माने 90 अंश पर गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब गुजरने वाली धारा किसके अनुपात के बराबर होता है? धारा घनत्व J के बराबर होता है। कहा किसी बिंदु के परितः, एक बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति माने 1 क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा किसके बराबर होती है? धारा घनत्व J के बराबर होती है। परिभाषा भी लिख लेंगे, इसका सूत्र भी बना लेंगे। आ गया। अच्छा, मात्रक कैसे निकालेंगे भाई इसका? I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और प्रति माने बटे, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक आएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। अच्छा, परिभाषा बहुत आसान है, फिर सुन लीजिए भाई। एक बिंदु के परितः प्रति एकांक, सब एक ही चलेगा, जब एक बिंदु है तो एक ही एकांक चलेगा। क्षेत्रफल से अभिलंब गुजरने वाली धारा जो होती है धारा घनत्व के बराबर होती है, J बराबर I अपान A। अच्छा, यदि इसको हम घटकों में वियोजित कर दें, तो भैया इसका घटक देखो, समझ इस प्रकार से गुजर रही धारा है, गुजर रही है, इस प्रकार से अभिलंब गुजर रही है। अब घटकों में वियोजित कर देंगे तो इस टाइप की आ जाएगा। जब इस टाइप का आ जाएगा तो बेटा ये वक्र आप देख रहे हो, ये क्षैतिज वक्र है। कैसा वक्र है? क्षैतिज वक्र है। तो कहा जाएगा यहाँ पे I बटे A cos थीटा। क्या आ जाएगा? I बटे A cos थीटा जाएगा। अच्छा, तो आप J बराबर आ गया I बटे A cos थीटा। आप कैंची गुणा कर लीजिए, आ जाएगा I बराबर JA cos थीटा। इस टाइप से भी आपका आ जाता है। ठीक है, अब सवाल दिखाते हैं आपको इस टाइप का। देखो दिखाया है, एक सवाल है अंकित तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल की बात कह दी जाए तो कौन चीज़ दे दी गई? A बराबर दे दिया गया 3 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। इसमें 4.8 एम्पियर की धारा, I बराबर है 4.8 एम्पियर धारा बह रही है। धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। अभी आप लोगों ने धारा घनत्व का सूत्र लिखा था भाई। क्या परिभाषा थी कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती, तो J बराबर आएगा I अपान A। I का मान आपके पास 4.8 है और A का मान है 3 गुणा 10 की घात 4। भाई क्या करो, इसको आप काट सकते हो, 3 कम 3, 3 कम 3, बचा 1,
लगाया पॉइंट, कितना हो गया 18 हो गया, तिछाक 18, तो आ गया 1.6 10 की घात प्लस का 4 आएगी। अब आप देखो मात्रक तो निकाल ही लेते हो, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर आई से एम्पियर बटा है प्रति मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। अब देखो आगे हम आपको दिखा रहे हैं, आगे का क्या है, धातुओं में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आपको ज्ञात करना है। ये समझो पहले आप लोग, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देते हैं 2 नंबर में, धातुओं का विद्युत चालन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, इससे आपका ध्यान सुन लेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल ये परीक्षाओं में 2 नंबर तक पूछ देते हैं, आप लोग कैसे लिखेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, सभी को पता है परमाणु जो होता है नाभिक अत्यंत कणों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। भाई नाभिक में धनावेश उसके केंद्र में छिपा होता है, आप रदरफोर्ड का प्रयोग में सीख ही चुके हो, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। ध्यान दो, नाभिक में क्या होता है, धनावेश सुन के ही याद हो जाएगा, आपको लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। नाभिक में क्या होता है भैया, जो धनायन हैं वो उसके केंद्र में छिपे होते हैं, उसको बांधे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं, परंतु वे इलेक्ट्रॉन भी उसकी परिधि पे ही घूमते हैं, और प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा, क्यों नाभिक है तो नाभिकीय बल भी होंगे। भाई सोचा करो, हमने कहा था आपसे कल्पना करके चीज़ को सीखा करो, नाभिक है तो नाभिकीय बल भी होंगे, प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा वो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने बताया था आपको, कभी कभी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा की ओर निकल जाता है या निकलना प्रारंभ कर देता है, तो अपनी स्थायी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। अब भाई जो परिधि के किनारे होते हैं वो तो आसानी से नाभिकीय बलों से बंधे होते हैं, और जो घूमते घूमते परिधि के दूर निकल जाते हैं उनको आसानी से अलग किया जा सकता है, उनको आसानी से निकाला जा सकता है। वे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, तो इनके निकलने की कोटि होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब की कोटि से ये निकल जाते हैं बाहर, और उनको अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। और अगर अच्छे से अच्छे चालक की बात की जाए तो भाई चांदी में ही क्यों बिजली प्रवाहित होती, और किसी में नहीं, तो इसलिए कि इनमें सबसे अधिक कोटि से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अगर कोई पूछे कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक क्यों है और इसके बाद के जो क्रम हैं वो बाद में क्यों आते हैं, तो इसमें क्या होता है 10 की घात 29 प्रति मीटर की क्यूब से इलेक्ट्रॉनों का निष्कर्षण हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है। इसकी कोटि होती है 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब। अगर अच्छे सुचालक की बात की जाए तो सबसे अच्छा हमारा चांदी आता है, उसके बाद तांबा आता है, फिर सोना आता है, और फिर एल्यूमिनियम आता है, बाकी तो आते ही रहते हैं। तो ये होते हैं अच्छे सुचालक। तो आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या धातुओं में विद्युत चालन को आराम से लिख सकते हो। भाई चालन में क्या और क्या हो सकता है, भाई देखो हमने समझाया था अभी आपको, लोहे का एक खंड आपने आग में रखा तो थोड़ी देर के बाद पूरा लोहा गर्म हो गया, तो आपको बाकायदा दिख रहा है, दिख नहीं रहा आपको महसूस हो रहा है कि इसके अंदर अंदर कुछ ऊष्मा के कण आराम से जा रहे हैं और पूरे लोहे को गर्म कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, चल रहा है। भाई कहा नहीं था जिधर ऊष्मा नहीं है उधर की ओर जाएगा, उधर तो ऊष्मा है ही, पूरे में फैल जाएगा। ये विधि चालन कहलाती है, संवाहन भी होता है, ये सब विधियाँ इसकी होती हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग। देखो और छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं, वो भी आप लोग बड़ी आसानी से परीक्षा में लिख सकें, इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं कि औसत मुक्त पथ माने होता है रास्ता, और औसत माने भाई औसत किसी चीज़ का निकालते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को औसत कहते हैं। औसत में भाई आप कहीं जाते हो तो कहते हैं हमारी औसत चाल भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहीं धीमे भी चलते होगे और कहीं तेज भी होते होगे। तो औसत पथ क्या है, औसत मुक्त पथ क्या है, भाई चलेगा कौन, आप चलोगे हम चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, तो चलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन देखो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान सुनो,
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और आपस में टकराएंगे, टकराएंगे नहीं टकराएंगे, तो टकरा कर ऊर्जा खो देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराएंगे जब, तो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? औसत मुक्त पथ कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनों द्वारा जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उनमें गति होगी और गति के साथ टकराएंगे, तो जब टकराएंगे तो तब तक जब तक चले हैं वो क्या कहलाएगी? उसकी औसत पथ कहलाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? औसत पथ कहलाएगी, मुक्त औसत पथ कहलाएगी। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये बात याद कर लो जो बता रहे हैं। इनकी कोटि जो होती है 10⁻⁹ मीटर की होती है। इसके जो पथ की कोटि है 10⁻⁹ मीटर। ये आप बहुत ध्यान दे दो, आपसे पूछा जाएगा कोटि कितनी होती? 10⁻⁹ मीटर। अब श्रांति इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। अच्छा, अगली हेडिंग है श्रांतिकाल क्या होता है। देखो, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अभी आप लोगों ने सीखा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी क्या कहलाएगा? पथ कहलाएगा। और टक्करों के बीच जो दूरी तय की जाएगी उसमें जो समय लगेगा उसको क्या कहोगे? श्रांतिकाल कहोगे। देखो सुन लो, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, टक्करों के बीच तय की गई दूरी कहलाएगी उसका पथ, और लगा समय कहलाएगा श्रांतिकाल। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कोटि होती है 10⁻14 सेकेंड, 10⁻14 सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन आता है अपवाह या अनुगमन वेग। इससे आप क्या समझते हो? अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इसे हम BD से डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं BD से। परिभाषा क्या होती है? चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों, भाई चालक में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, भाई आप समझो, भाई कोई चालक ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये पूरा चालक जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में होगा नहीं होगा? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में औसत वेग से एक ही दिशा में गति करता क्या कहलाएगी? अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाएगा। देखो फिर से चित्र समझ लो। एक चालक है, एक चालक हो गया, इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है, मुक्त होंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये पूरा तार कहाँ होगा? चालक कहाँ होगा? विद्युत क्षेत्र में होगा। तो विद्युत क्षेत्र में चालक होगा तो इसकी गति जो होगी एक ही दिशा में होगी, एक ही दिशा में होगी। इस एक ही दिशा में गति को, चाल को आप क्या कहोगे? अनुगमन वेग कहोगे। इसकी कोटि होती है 10⁻⁴, 10⁻⁴ की कोटि होती है। और आप लोग तो जानते हो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका आ जाएगा कोटि क्या होगी? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अब आपको देखो एक संबंध देख लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है। भाई धारा का संबंध अनुगमन वेग से क्या है? होता है BD बराबर I/NEA। BD बराबर I/NEA। I तो जानते हो धारा होता है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, E तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस टाइप का सवाल देखिए बच्चों, 1 मिमी व्यास के, इसी फार्मूले पे लगेगा सवाल, ध्यान दो। 1 मिमी व्यास के एक चांदी के तार में 90 कूलाम आवेश 75 मिनट में बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर की घात 3 आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 10⁻22 हो तो आपसे क्या कहा? 1 मिमी व्यास। तो सबसे पहले नोट करते हैं डाटा जो दिया होता है, व्यास को हम भाई 2R कहते हैं। क्या कहते हैं? 2R। कितना दिया है? 1 मिमी, 1 मिमी दिया है। अब मिमी को आप बदलो मीटर में तो आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। ये तो व्यास दिया है, हमको निकालनी होती त्रिज्या। तो व्यास दोगुना होता है त्रिज्या की अपेक्षा, तो त्रिज्या आ जाएगी आधी। तो भाई ये 2R है,
तो r का मान आ जाएगा 1 का आधा करो 0.5 10⁻³ मीटर। ये हमको दे दिया, व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल ली। एक चांदी के तार में 90 कूलाम का आवेश, कौन चीज दी, Q बराबर दे दिया 90 कूलाम, 90 कूलाम का आवेश दे दिया। आगे क्या कहा, 75 मिनट में मतलब समय दिया है, T बराबर दे दिया 75 मिनट। आप सभी जानते हो सवाल मिनट में नहीं लगता है, बदलेंगे सेकंड में, कि यम केस पद्धति होती है हमारी। तो 75 की गुना करो 60 से, आपका आ जाएगा सेकेंड। अच्छा, अब क्या निकालना है, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से करते हैं नोट। n बराबर दिया है 5.8 10⁻22। अब क्या ज्ञात करना है, तो 1 मिमी व्यास के एक चांदी के तार में 90 कूलाम आवेश 75 मिनट में बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर की घात 3 में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो तो अनुगमन वेग ज्ञात करो। तो अनुगमन वेग ज्ञात करना है, तो अनुगमन वेग BD ज्ञात करना है। भाई अनुगमन वेग ज्ञात करना है, BD हमको है ज्ञात करना। अब आप देखो, कंपेयर करो, BD बराबर होता है I/NEA। हमारे पास I भी नहीं है, N है, E तो हमको पता होता है, और A भी नहीं है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम I को निकालना प्रारंभ करें, क्योंकि देखो बच्चों, आप जानते हो I कैसे निकलेगा। पहले I निकालना प्रारंभ करें, फिर एक एक करके सब चीज़ को हम लोग निकालना करते हैं। सूत्र होता है भाई, Q बराबर होता है IT होता है। Q का मान हमको दिया है 90 और T का भी मान दिया, इससे हम I निकाल सकते हैं। तो हमने I निकाल लिया, Q का मान हमको दिया था 90 और T का मान हमको ऐसे कर लो, I निकालना है तो आ जाएगा Q/T। Q का मान दिया है 90 और T का मान हमारे पास है 75 × 60, या गुना कर सकते हो, ऐसे लिख लो। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, ठीक है। 3 से 75 कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 से काटो, 3 दूना 6, 1 बचे, 3 5 15। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और 25 दूना 50। तो I का मान आया 1/50। 50 से आप 1 को भाग कर दीजिए, लगाओ दशमलव, बढ़ाया 0, भाग नहीं गया, बढ़ाया 0, 50 दूना 100। तो I का मान आपके पास आ गया 0.02 एम्पियर। हम लोगों ने I तो निकाल लिया, I हमारे पास निकल के आ गया। N है, E का मान पता होता, अब A नहीं पता हमको, तो A कैसे निकालेंगे। अब पहले निकालो A निकालो। भाई A बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। पाई का मान बेटा होता है 3.14 या 22/7 कर सकते हो। R का मान हमारे पास है 0.5 और 0.5 स्क्वायर है, आप 2 बार लिख सकते हो। और आपका 10⁻³ है, तो 2 बार होगी 10⁻6 आ जाएगी। अब आप इनकी गुणा करिए, 5 5 की और 314 से, तो 314 को ऐसे लिख लीजिए, 5 25, 25 से इसकी आप गुणा करिए। 25 चक्कू 100 होता है, 0 बचे 10, 25 से कम 25 और 10 35 का 5 हासिल बचे 3, 25 × 75 और 3 78, तो आया 7850। अब देखो 1 पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट और 2 4 पॉइंट, 2 और 2 4 पॉइंट, यहाँ पर लगा दिया 10⁻⁶। तो इसको आप अंदर ले जाइए तो आ जाएगा 7.85 और 10⁻1 बढ़ा दीजिए, आ जाएगा -7। इतना लिख लीजिए, फिर आपको हम आगे लगवाते हैं। लगाएं BD बराबर, हल कर लें। I का मान हमको कितना दिया था, I का मान निकल के आता 0.02। इनका है, इनका साफ हो गया, इनका कितना था
5.8 10 की घात 22। ई का मान सबको पता होता है 1.6 10 की घात -19 और ए का मान निकल के आया 7.85 10 की घात -7। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 2.7 10 की घात -6 मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। देखो ओम का नियम है, बेसिक तब देखा जाए तो नियम हाई स्कूल का है, खैर तब भी आप इसको याद कर लीजिए, इंटर में पूछ सकते हैं। ओम का नियम क्या है? 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जो इन्हीं के नाम से पारित हो गया, जिसका नाम है ओम का नियम। क्या होता है? यदि किसी चालक में, कोई चालक है, मान लिया एक चालक है, इसमें क्या किया जाए, इसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब है, सांद्रण है, इसको परिवर्तित न किया जाए, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को न बदला जाए तो क्या होता है, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ये विभवांतर दर्शा दिया हमने, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा इधर देख रहे हैं आप लोग और इसकी दिशा इधर, ये धारा की दिशा है और ये विभवांतर की दिशा है। क्या कहा? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को न बदला जाए तो क्या होगा, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लगाया गया विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। आप सभी जानते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाया जाता है बराबर से के बाद एक नियतांक लगाया जाता है, तो आप इसमें एक नियतांक R लगा लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा I और R हमारा है नियतांक, लिख देंगे जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, नियम हो जाता है। इस टाइप पे भी सवाल आते हैं। कैसे सवाल आएंगे आपको हम बता रहे हैं। एक सवाल देखो इसको, ठीक, एक सवाल देख लीजिए, हमारा किस फार्मूला लगेगा, देखो क्या लगेगा, B बराबर IR। देखो ये लिखा हो किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा ठीक प्रवाहित हो रही है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट हो, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस टाइप से सवाल आ जाते हैं। किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो कौन चीज़ बह रही है, I बह रही है, तो लिख लेंगे I बराबर 2.5 एम्पीयर। विभवांतर दे दिया गया, विभवांतर को B बराबर लिखते हैं 20 वोल्ट। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, कैपिटल R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र होता है, देखो अभी आप लोगों ने लिखा था B बराबर IR, हमको क्या निकालना, R निकालना है, तो हो जाएगा R बराबर V/I। B का मान है 20 बटे I का मान आपका है 2.5, हटा देंगे पॉइंट, यहाँ बढ़ जाएगा 0.1, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो आ गया R बराबर 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो 8 आ गया। 8 जो आया है, किसका, R का मान आया है, तो इसमें हम लगा देंगे आगे ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चाहे ओम का शंकर जी की लाट बना दीजिए ऐसे ओम के स्थान पे, या लिख दीजिए ओम लिख दीजिए, ऐसे बना दीजिए। इस प्रकार से हमारा सवाल लग जाता है। गतिशीलता क्या होती है बच्चों, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात। अनुगमन वेग व विद्युत, भाई अनुगमन वेग होगा कहाँ, विद्युत क्षेत्र में तो होगा, तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से दर्शाते हैं। होता है म्यू बराबर अनुगमन वेग BD बटे विद्युत क्षेत्र E, मात्रक होगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वोल्ट। अब आप इस टाइप से सवाल भी एक देखें, 1.2 मीटर लंबाई कह दिया गया, तो तुरंत नोट कर लेंगे L बराबर 1.2 मीटर। लंबाई के एक चालक सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर
B बराबर 24 वोल्ट। तो आप ये बात यहाँ पे ध्यान दें कि विभवांतर लगने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 गुणे 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड हो तो अनुगमन, ये 5 गुणे 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है? अनुगमन वेग BD का मात्रक होता है। तो हो जाएगा BD बराबर लिख लो 5 गुणे 10⁻⁻4। तो क्या ज्ञात करना है? गतिशीलता ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है म्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र होता है म्यू बराबर BD/E। हमको E तो नहीं पता है, BD पता है लेकिन E नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करें? E बराबर ज्ञात करें भाई। E बराबर होता है V/L। फार्मूला क्या होता है? V/L होता है। अब B का मान हमें दिया है 24 और L का मान दिया है 1.2। हटाओ पॉइंट, शून्य बढ़ जाएगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? तो E का मान आ गया 20 आ गया। अब म्यू निकालना है तो आप लोग आराम से लगा सकते हो। म्यू बराबर BD का मान है 5 गुणे 10⁻⁻4 बटे E का मान है 20। ठीक है, 20 से आप 5 को भाग करें, नहीं भाग जाएगा, लगाओ पॉइंट, बढ़ाओ शून्य। 20 दूना होता है 40, 10 हो गया, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 आ जाएगा 0.25 10⁻⁻4। चाहो तो 2.5 कर लो और 10⁵ कर सकते हो, और मात्रक यही होगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वोल्ट। आप लोग इसको 2.5 भी कर सकते हो और 0.25 भी कर सकते हो, इससे कोई समस्या नहीं होगी। देखो कुछ संबंध आते हैं इस टाइप के, गतिशीलता तथा धारा और धारा घनत्व में संबंध। 3 चीज़ें होंगी, एक होगा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, दूसरा धारा होगा, और धारा घनत्व में संबंध क्या होगा? म्यू बराबर J/E/NE। ये संबंध होता है। E होता है विद्युत धारा, N होती है संख्या, E इलेक्ट्रॉन होता है, J धारा घनत्व होता है। इस प्रकार संबंध हो जाता है। अगला होगा वैद्युत प्रतिरोध क्या है? भैया सीधी बात है, परिभाषा बहुत आसान, फार्मूला होता है R बराबर V/I। क्या होगा परिभाषा? विभवांतर और धारा के अनुपात को, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहोगे? प्रतिरोध कहोगे। इसका आप बीमा भी निकाल, मात्रक क्या होगा प्रतिरोध का? ओम होता है, ठीक है। और दूसरा मात्रक क्या होगा बेटा? B से वोल्ट बटा है प्रति I से एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कह सकते हो। इसकी बीमा चाहे इससे बहुत बार निकलवा चुके, क्या बीमा निकालें याद कर लीजिए, निकाल लेना आप लोग mL² T⁻³ A⁻²। बीमा तो आप निकलवा चुके, बहुत निकाल लोगे आराम से। वैद्युत चालकता क्या होती है? विशिष्ट वैद्युत चालकता है क्या? वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा जो होगी वो विद्युत प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगी? वैद्युत चालकता कहलाएगी। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से दिखाएंगे। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगी? चालकता कहलाएगी। G बराबर 1/R। अच्छा अब समझो, इसका मात्रक क्या सीखा था? ओम। तो इसका उल्टा कर दो तो होगा ओम इनवर्स या महो, ओम इनवर्स या महो कहेंगे। अब बीमा भी उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे m प्लस का है तो m की घात -1, l की घात 2 है तो l की घात -2, t की घात -3 है तो प्लस की 3 हो जाएगी। यहाँ पे सब उल्टे तो होना है, a की घात -2 है तो a की घात +2 हो जाएगी। इस प्रकार से इसकी बीमा भी हम लोग निकाल सकते हैं।